और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। 24 के चुनावी समर से पहले बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, जहां पूरे देश में सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी देश में सीए कानून लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अलर्ट जारी कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं और इस बीच विपक्ष भी केंद्र पर जुबानी प्रहार करने में पीछे नहीं हट रहा। लेकिन सवाल यह कि आखिर सीए का दांव 24 के चुनाव में कितना काम आएगा। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान। भारतीय जनता पार्टी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से लगातार खिलवाड़ कर रही है, जो हम चीन की सीमा पे भी देख रहे हैं और सीमा हैदर के मामले में भी देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए सीए लेके आई है। उसका जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर है, उन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है। प्रधानमंत्री जी को 5:30 बजे करना था, टेलीप्रॉम्प्टर लगता है खराब हो गया उनका, इसलिए 6:15 बजे अधिसूचना जारी हो पाई। अब इसके कानूनी प्रावधानों को हम लोग पढ़ें, उसके बाद बात करें। हाँ, चुनाव से पहले ये इस तरीके से इन्होंने किया है, इस पर प्रश्न उठने लाजमी है और ये प्रश्न लगातार जनता की तरफ से हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को विषयांतर करना होता है तो वो हिंदू मुसलमान ले आती है। स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। संसद ने दिसंबर 2019 में ही इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद कानून भी बना, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। उस समय भी पूरे देश में कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर चला था। तो वहीं विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले सीए का लागू होना महज एक इत्तेफाक है या बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा। क्या बीजेपी के लिए शरणार्थी चुनावी रथ के सारथी साबित हो पाएंगे? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। मोदी का सीए वाला एक्शन, विपक्ष में टेंशन। चुनाव से पहले सीए आया, विवाद गहराया। कानून पर बवाल, लखनऊ से दिल्ली तक उबाल। 2024 की तैयारी, सीए विपक्ष पर भारी। सीए हुआ नोटिफाई, विपक्ष में टेंशन हाई। और तमाम इस मामले में चर्चा को लेकर जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी से हैं, राहुल यादव जी एसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस से नेता हैं हमारे साथ, और फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविटी से समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फाजिल अहमद साहब, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, सीए आया तो एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो तमाम बातें हैं वो सामने आने लगी, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या सीए को मुस्लिम जो परिवार है, मुस्लिम जो समुदाय है, वो किस तरीके से समझता है? देखिए, सीए से कभी मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की और 5 साल हो गया इस कानून को बिल पास हुए। और जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था उस समय करोल बाग में 400 परिवारों को सर्टिफिकेट भी बांट दिया गया नागरिकता का। अब सुन रहे हैं कि अब जाकर नोटिफिकेशन हुआ। ये सरकार कानून को तो मानती ही नहीं, ना कोई सिस्टम को मानती। अब नोटिफिकेशन हो रहा है और 3-4 साल पहले ही सर्टिफिकेट बांट दिए 400 परिवार को। नंबर एक बात, शाहीन बाग का बार बार जिक्र हो रहा है इस वक्त, और सरकार ये चाहती है कि सीए को लेकर के मुसलमान आंदोलित हो, हम ध्रुवीकरण करें और चुनाव जीते हैं। अब इसी से देख लीजिए कि उनकी 400 पार की जो पूरा ढांचा है वो कितना कमजोर है। मुसलमान जो बात करता है उसके पीछे एक कारण है, भारत के संविधान को बचाने के लिए मुसलमान खड़ा है। संविधान हमारे देश का आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक ये कहता है कि हमारे देश में कोई भी कानून बने उसमें जाति, धर्म, मजहब का भेद नहीं होना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, ये कानून कहता है। और जब आप नागरिकता दे रहे हैं
तो जब भारत से गए हुए पाकिस्तान के मुसलमान जो वहां मुहाजिर करके उनका उत्पीड़न होता है, उसमें से कुछ लोग जब भारत वापस आना चाहते हैं तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे, मुसलमान होने के नाते भेदभाव कर रहे। दूसरा जो कारण आया था कि आसाम में जो एनआरसी हुई थी उसमें 20 लाख चिन्हित किए गए थे लोग, जिसमें 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान थे। इन लोगों ने उनको नागरिकता देने के लिए ये रास्ता खोला। हम लोग का ये कहना है कि जब बांग्लादेश में जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण कराया और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसको 2 भाग में तोड़ करके बांग्लादेश को अलग देश बना दिया। उस समय 20,000 परिवारों को विस्थापित करके बहुत बड़ी कार्रवाई होनी थी जनरल नियाजी के 1 लाख सेना का आंसू कराने के लिए, तो 20,000 परिवारों को खाली कराया गया था, 20,000 गांवों को खाली कराया गया था। उन लोगों को भारत में ले आके जगह दी गई क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और भारत में भारत का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। जिन लोगों ने हमारे देश का साथ दिया आज उनको घुसपैठिया आप कहेंगे या उनके बच्चों का उत्पीड़न करेंगे, तिरस्कार करेंगे, यह बात तो ठीक नहीं है ना। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी 1972 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के साथ खड़े रहे और भारत के साथ कंधा से कंधा मिला के चले, आज वो भारत में रह रहे तो उनको आप अपमानित कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, आज उनके बच्चों को आप अपमानित कर रहे हैं। तो हम लोग का ये कहना था कि भाई जब आप सबको नागरिकता दे रहे हैं तो 6 लाख मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा आपका? यानी कि फाजिल साहब आपका ये कहना है कि जब नागरिकता दी जा रही है प्रताड़ित लोगों को जो कि दूसरे देश के हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उन्हें भी नागरिकता दी जाए। बिल्कुल यही है कि और जो हमारा इसी देश के का साथ संविधान आप ही पर मैं बने रहना चाहूंगी। इसी के साथ एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसका भी जवाब दे दें ताकि वो भी जो दर्शकों के मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं, वो साफ हो जाए। पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ, बांग्लादेश की मैं बात करती हूँ। आप जानते हैं बांग्लादेश में जो इकलौती यूनिवर्सिटी है वहां पर किस तरीके से हालात हुए। सरस्वती पूजा वहां का आयोजन किया जाता है, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं, हिंदू जो बच्चे हैं, वो अपने ही हॉस्टल में सेफ फेल नहीं करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की संख्या है, यानी कि जो वहां के अल्पसंख्यक है, जो दहाई में होते थे, दहाई यानी कि आप जानते हो 2 संख्या में, आप 19% लगा लीजिए, 20% लगा लीजिए, या जितना भी फीसदी, वो इकाई में हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ एक संख्या तक सिमट कर रह गए हैं। और यही बात मैं पाकिस्तान के मुतालिक से भी करना चाहूंगी। पाकिस्तान में भी इसी तरीके के हालात है। तो बीजेपी अपना यह पक्ष रखती है कि वहां के अल्पसंख्यकों को, प्रताड़ितों को नहीं, जो वहां के अल्पसंख्यक है, उनमें जैन भी हैं और उनमें दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो अल्पसंख्यक है, उन्हें भारत में नागरिकता दी जा रही है। जी मैं जवाब दूं इसका? जी देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान, हम भारत के संविधान की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो हमारा, हम वहां कुछ कर नहीं सकते। इस समय भारतीय जनता पार्टी हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है और पूरे दुनिया में अगर उनको किसी अपने स्वजातीय समाज की अगर चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। उसे यूएन में कितनी बार उठाया मामला। पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो भारत के मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार नहीं। और अगर सरकार उनकी शुभचिंतक है तो यूएन के अंदर उनको यह मामला उठाना चाहिए और उन पर, सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि भाई आप हिंदू पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। यानी कि जब ये सारे मसले भारत में आते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का अल्पसंख्यक हो, उसे इस आधार पर फायदा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक और सवाल मैं जोड़ूंगी, लेकिन आपसे बाद में इसका सवाल लूंगी और इसी का जवाब पहले ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश उपाध्याय जी, डॉक्टर अवधेश जी, बीजेपी से हमारे साथ है। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, विपक्ष का भी एक ये सवाल है, सीए को लेकर काफी हद तक एक जो भ्रम था उसे साफ कर दिया गया और वो भ्रम ये था कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। इसी के साथ मेरा सवाल ये है, जो विपक्षी नेताओं को इस समय बोलने का मौका दे रहा है कि अगर सीए इतना ही पुनीत और पुण्यकर्म था तो ये पहले क्यों नहीं इसकी नोटिफिकेशन लागू कर दी गई। जैसा कि अभी मुस्लिम एक्टिविटीज जो हमारे साथ बने हैं उन्होंने सवाल ये उठाया कि सर्टिफिकेशन पहले हुआ था, क्या वो दिखाने के लिए हुआ था और उसके बाद नोटिफिकेशन अब जो लागू की गई है, इसका मतलब एक बार आप दर्शकों के लिए समझा दीजिए। जी जी जी, देखिए दीपशिखा जी, जो फाजिल भाई अभी कह रहे थे, बात कर रहे थे, ये देखिए हर कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसमें समय लगता है। दूसरी बात कहते हैं चुनाव है, कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं चुनाव है, चुनाव की वजह से अभी इन्होंने किया है सीए। देखिए चुनाव तो हमारे देश में हर साल में 6 महीने में होते हैं, लेकिन आप ये समझिए ना 2019 में ही ये कह दिया गया था कि सीए लाया जाएगा और 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ सीए।
और 12 दिसंबर को इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई सीए को। अब देखिए कुछ समय तो लगता है ना सब डेटा तैयार करने में, रूल्स बनाने में। अब ये तो है नहीं कि हाथों हाथ कोई चीज लागू कर दी जाए। फाजिल भाई कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो संविधान से चलता है, हम संविधान को मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले दीपशिखा जी आपने देखा होगा नैनीताल में संवैधानिक तरीके से एक अतिक्रमण को हटाया गया, वहां क्या हुआ? फाजिल भाई का संविधान कहां गया उस समय? यदि आज सीए के तहत जो सिटीजन अमेंडमेंटशिप है बिल है, उसके एक्ट है, उसके तहत यदि जो अल्पसंख्यक लोग हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, अगर इन लोगों को हमारे देश में शरण दी जा रही है तो क्या गलत है भाई? बताइए आप, इनसे पूछे फाजिल जी से। भाई ये जो ये कानून लाया गया है किसके लिए लाया गया है? जो अल्पसंख्यक लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप देखा होगा, आपने अभी आप बताए थे बंगाल की यूनिवर्सिटी का, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हाल होता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनकी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती है बीच रोड पर, उनको मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती। अरे भाई मुस्लिम समाज के 57 देश हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हो आप। नाबालिग बेटी के साथ बीजेपी आईटी सेल के नेताओं ने सरेआम बलात्कार करा किए जा रहे हैं और उन्हें रेड कारपेट देके 62 दिन के लिए मध्य प्रदेश के चुनावों में भेज दिया। बलात्कार, काशी नगरी को अपमानित करा। बाबा भोलेनाथ की नगरी में बलात्कार करा आईटी सेल के लोगों ने। संविधान की बात कर रहे हैं, ये कुछ बोल दीजिए। कैसे ही सीए कानून लाया गया है जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको भारत शरण दे रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? चलिए अजय वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा जी, महात्मा गांधी ने तो खुद ये कहा था कि अगर जब बंटवारा हुआ था तो उस देश में अगर अल्पसंख्यक जो भी है वो प्रताड़ित होता है तो उसके लिए भारत हमेशा अपनी बाहें खोले हुए है। महात्मा गांधी जी ने कहा था। और कांग्रेस की मैं ये बात करूं, अजय वर्मा जी एक मिनट, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का अगर आप राजनीतिक इतिहास देखिए, हमेशा से एक वो पावरफुल पार्टी रही है कांग्रेस जो अल्पसंख्यकों के लिए दिल खोलकर आवाज उठाती है। बीजेपी यहां पर यह सवाल करती है कि ये दिल खोलकर आवाज आप मुस्लिम्स के लिए तो उठाते हैं, लेकिन वही अल्पसंख्यक अगर पड़ोसी देश के हो, हिंदू हो, तो वो आवाज क्यों गायब हो जाती है? देखिए, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। महात्मा गांधी जी ने एक और बात कही थी, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। अस्पृश्यता मानव और ईश्वर के प्रति अपराध है। लेकिन ये जो भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट हैं और जो भाजपा के पैनलिस्ट और चैनलिस्ट हैं और जो केवल चुनावी विंडेटा और पॉलिटिकल एजेंडा लेके आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो इन्हें सारे लॉ, सारे सिस्टम, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी 14 में घोषणा करी। जब चुनाव आए 15 लाख आएंगे। उसके बाद कह दिया गया गरीब अमीर बराबर हो जाएंगे, चप्पल वाला जहाज में यात्रा करेगा। चुनाव जीत गए, वो सब चीज भूल गए। देश के एक दूसरे गृह मंत्री जी ने कहा तो चुनावी जुमले होते हैं। उसके बाद फिर 19 में कुछ घोषणाएं करी। जब पास पहले हो गया था 24 में, चूंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन से भाजपा पूरे के पूरा 40 जो है दल इनके घबराए हुए हैं। इन्हें पता है कि सरकार नहीं आ रही है, तो इसके लिए 6 इंजन की सरकार जो है इनकी, ईडी, सीबीआई, आईटी और आपके 6 इंजन की सरकार जो है जिले में, शहर में, इनका ऑपरेशन लोटस सब तरह से, किस तरह से देखिए आपने चंडीगढ़ में कलंकित करने का, लोकतंत्र को धब्बा करने का काम करा था। किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि 160 अरब रुपए का घोटाला जो चंदे का है, किस किस को दिया और कैसे दिया, वो खुल रहा है। और 200 साल पुराना हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें मैडम मेरा और आपका गरीब जनता का पैसा है, अडानी अंबानी जी का पैसा नहीं है उसमें। उसको कलंकित करने का काम खरे साहब जो उसके सीएमडी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साख पर बट्टा लग गया, एसबीआई की साख पर बट्टा, तो देश के इंस्टीट्यूशंस, नौरत्न कंपनियां बिक रही हैं। अरे भैया बीच में नहीं बोला मैं, थोड़ा सुन लो भैया। अरे आप भी तो पीछे बोल रहे थे, मैं थोड़ा सुन लो भैया। अरे आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य सुन लो जरा, सुन लो भाई, बीच में मैं नहीं बोला था। तो मैडम मैं फिर ये बताना चाहता हूँ। जी अजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं आ रहा हूँ सीएए के मुद्दे पर, थोड़ा इनसे कहिए, थोड़ा सुन रहे हैं। 2019 में अवधेश जी अनुरोध करूंगे आपसे, मैं सवाल पूछूंगी जो आप लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार सीए के मुद्दे पर अब जाकर वो बोले हैं तो यहाँ पर एक बार सुन लेते हैं उनको।
आर्टिकल 14 जो है कहता है समानता का अधिकार सबको दो। ये देशद्रोही काम देश की सरकार ने करा है सीएए को लागू करके, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी कोई भी हो, भारत का संविधान कह रहा है। यानी कि आप ये मानते हैं कि अगर भारत के अल्पसंख्यकों को अगर अल्पसंख्यक होने के आधार पर कुछ फैसिलिटी दी जाती है तो समानता के अधिकार को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, आप ये मानते हैं? नहीं, मेरी सुन लीजिए, ये भारत सरकार ने या जिसने भी करा है, लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं, आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही काम सरकार ने करा है चुनाव जीतने के लिए, इसकी जांच हो, इसको रोका जाए और उसके बाद अगर देना है तो सबको समानता का अधिकार दें। उसमें कुछ भाइयों को क्यों छोड़ दिया गया देश में? देखिए 56 कंट्री हैं देश में इस्लाम जिनमें लागू है, और आप केवल 2 कंट्रियों का नाम लेते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि आपको सूट करता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य ये पड़ोसी देश, पॉलिटिकल विंडेटा है। लेकिन जनता समझ चुकी है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, देश के सोशल फैब्रिक खत्म। चलिए, तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो राहुल यादव जी से ले लेते हैं। राहुल यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल यादव जी, आवाज आप सुन पा रहे हैं? दीपिका जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी राहुल जी, देखिए जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने इस समय जाकर अधिसूचना को जो घोषणा है वो जारी की, इस पर एक आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। दूसरा, जो साथी बैठे हैं कांग्रेस के और साथ ही जो हमारे मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारे साथ, फाजिल साहब भी बैठे हैं, उनका ये कहना है कि भारत में कुछ भी होता है समानता के आधार पर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ऐसे में अक्सर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी और आपने सुना भी होगा, बीजेपी के कुछ नेता भी ये कहते हैं कि अगर समानता के अधिकार पर वाकई चलना है तो सबसे पहले अल्पसंख्यकों को जो फायदा दिया जाता है उस पर भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार तो सबको है। जी जी दीपिका जी, चुनाव का समय है और विपक्षी दल होने के नाते हमें यह आशा थी, जनता की तरफ से भी यह आशा थी कि शायद आज प्रधानमंत्री जी महंगाई, बेरोजगारी या जो नौजवानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, इसको लेकर के कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन सीए लेकर आए 2019 दिसंबर का, ये लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास है और 4 साल का वक्त लगा इसको लाने में वर्तमान सरकार को। तो अब देखिए, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, इनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और ये नागरिकता इनको ऑटोमेटिक या स्वतः नहीं मिलनी है, इनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो अब अवैध जो प्रवासियों की समस्या है, यह दरअसल दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो शरणार्थी हैं या बाहर से आए हुए उत्पीड़न के फलस्वरूप आए हुए लोग हैं, उनके साथ सहानुभूति सरकार दिखा रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन चूंकि इसका अभी पूरा ड्राफ्ट, इसका पूरा मजनून अभी पब्लिक में नहीं है, इसका प्रावधान पब्लिक में नहीं है, तो इसमें कुछ भी कहना, चूंकि ये संवेदनशील मामला है, इस पर जल्दबाजी होगी, इस पर धैर्य रखना होगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो समानता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये 1942 और 1946 के कुछ अधिनियम हैं, कुछ नियम हैं, जैसे पासपोर्ट अधिनियम है, और इन सब के लिए 2015-16 में सरकार अमेंडमेंट बिल ला चुकी है। तो कानूनन सरकार जिस तरीके से चल रही है, इसमें समायोजन की बात सारे विपक्षी दल कर रहे हैं, जो एक वाजिब सवाल है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां हैं। चुनौतियां यह है कि जब यहाँ पर हमारे देश में लगभग लाखों की संख्या में अवैध प्रवासी रह रहे हैं, असम का भी जिक्र हो रहा था, असम में है, बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी हैं, उनके संबंध में सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि उनके संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है। अन्य भी अवैध प्रवासी हैं जिसकी समस्या, जिनके आने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो डेमोग्राफिक है वो चेंज होता है, उसको लेकर के सरकार के पास क्या योजना है। तो इन सबको लेकर के मुझे लगता है कि ये चुनावी, यानी कि सपा का ये मानना है कि जब सीए को लेकर बात हुई थी तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने जिसको लेकर आंदोलन किया था वो ये था कि वहां पर भीड़ ना बढ़े, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, उसको जो खतरा हो जाएगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं सपा या विपक्षी दल मान रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनका ये भी कहना था कि जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, उनकी घुसपैठ को रोका जाए। हिंदुओं को लेकर उन्होंने आंदोलन नहीं किया था क्योंकि उनकी संख्या बेहद कम थी और रोहिंग्या की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जवाब लेना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर अवधेश जी से। देखिए दीपशिखा जी, ये जो अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे राहुल जी, इनको मैं बता दूं, देखिए सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, इसके तहत 14 दिसंबर
31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी आए हुए हैं हमारे देश में, जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक के 6 समाज के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इन समाज के जो लोग आए हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आप समझिए इसका मतलब, सब लोग। इसके अलावा कोई भी कुछ भी इसमें नहीं है अलग। जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, उनको इस कानून के तहत इस देश में नागरिकता दी जाएगी। अदरवाइज जो बात के हैं, जो पहले हैं, उनका जो है उन पर अभी बात चल रही है। चलिए जवाब अजय जी से ले लेते हैं, एक आखिरी जवाब। अजय जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो ये पड़ोसी देश हैं उनके जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ये कानून बना है। और एक सवाल मेरा रह गया, बस एक मैं बताऊं आपको। देखिए ये जब विश्व में केवल 3 ही देश है क्या, 56 इस्लामिक कंट्री हैं, और जगह भी हिंदू रहते हैं, वो भी प्रताड़ित हैं, लेकिन केवल चुनावी जीतने के लिए गेंद पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुस्लिम यही खेलते हैं, ये इनका पिच है, इस पे बैटिंग। चलिए एक आखिरी प्रतिक्रिया फाजिल अहमद साहब जी से। जी फाजिल जी, तमाशा राजा। देखिए मैंने 2-3 सवाल इनसे पूछा था, सर्वोच्च सम्मान लेकर आए थे वहां। एक तो देखिए अजिल भाई एक मिनट, देश के तमाशा राजा जब बांग्लादेश गए थे सर्वोच्च सम्मान लेके आए थे, और 14 में कहा था कि सारे रोहिंग्या भारत से भगा दूंगा मित्रों, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन आज तक एक भी रोहिंग्या भगाया है? कुछ नहीं, केवल पॉलिटिकल विंडेटा है। सर वो इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि जब एनआरसी को लेकर बात की गई तो सबसे ज्यादा जो विरोध कर रही थी वो तो कांग्रेस ही कर रही थी। नहीं, हमने कभी विरोध नहीं करा रोहिंग्या को रोकने का, भगाने का, क्योंकि ये चुनावी क्षेत्र है इनका जो नारा है ना मित्रों। ममता बनर्जी ने आज ही कहा है, उनकी ओर से ये कहा गया है, हालांकि उनकी पार्टी अलग है, लेकिन जाहिर तौर पर देखा है हमने, ये तमाम पार्टियां एक मंच पर अक्सर साथ भी दिखती है। बहुत देश में रह रहे हैं, सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं फाजिल अहमद साहब से लेना चाहूंगी। फाजिल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। सवाल ये, आप जानते हैं बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं की क्या स्थिति है और क्यों वो 2 से 3% रह चुके हैं। पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि वहां पर जब नौकरियां निकलती हैं तो नौकरियों में भी जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से किया जाता है कि अपर पोस्ट पर आप किसी अल्पसंख्यक को नहीं देख सकते हैं। सिर्फ यही है एक बीजेपी के पास इस समय हथियार, जिसकी वजह से बीजेपी के पास ये मौका है सीए को जनता के सामने लाने का और यहाँ पर उन्हें नागरिकता देने का। यही सवाल मैंने शुरू में किया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदू के समर्थित पार्टी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू समाज के लोगों की यूएन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं बात उठाई। दुनिया और 57 मुस्लिम देश की बात इन्होंने कहा, 70 से 80 देश जो है ईसाई प्रमुख देश है। यूरोपीय यूनियन क्या है, पूरा ईसाई है। तो ईसाइयों से प्रति आपको मोहब्बत, साहब सिर्फ मुसलमानों से नफरत। पिछले साल ही यूएन में इसे लेकर बात उठी थी और पीओके को लेकर भी बात की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जो गेस्ट थे हमारे साथ जुड़े और इस पर आप सभी ने चर्चा की। तो सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसी के साथ सीए लागू हो गया है।